आज क्या वोटिंग करेंगे बाकी ये दे आए वोटिंग के नाम पे घर पे गए ऐसा तो घर के नाम पे घर ही गए आप लोग नहीं गए अच्छा वोटिंग कमी है ना आप लोगों की क्लास में तो वोट देने वाले बच्चे ऑलराइट सो मूविंग अहेड क्या कर रहे थे कल अपन क्रोनोलॉजी करवाया था चेक थोड़ा करवाया था क्रोनोलॉजी बनाएगा तो कॉपी निकालो चेक करवा देते हैं क्रोनोलॉजी फॉर्मेट निकाल लो जो कल आप लोगों ने बनाया था उसको चेक करवा देते हैं करें चेक करें स्टार्टिंग से ऑलराइट सो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चेक करते जाना एक एक वर्ड को एक एक लाइन को चेक करवाना है आपको तो जहाँ पे भी मिस्टेक आ रही है वहाँ पे करेक्शंस कर लेना ठीक है तो फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट सबसे पहले सेंटेंस में नाम लिखा आप लोगों ने नेम क्वेश्चन में गिवन था वही नाम लिखा है अपना लिख दिया तो मिताली एंड मितांशु अकॉर्डिंगली ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा आप लोगों ने एड्रेस एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन था ग्रीन पार्क वाला वही लिखा है या खुद का एड्रेस लिख दिया वही लिखा है ठीक है एड्रेस के जस्ट नीचे क्या लिखा आप लोगों ने मुंबई सिटी का नाम ठीक है सिटी के नेम के जस्ट नीचे क्या लिखा फोन नंबर लिखने का यही तरीका फॉलो किया आप लोगों ने सबने ठीक है और लास्ट में आया आपका ईमेल ठीक है नहीं आपको पूरा एड्रेस लिखना ही पड़ेगा खाली अगर स्कूल कॉलेज है जैसे तो खाली स्कूल कॉलेज के नाम से नहीं चलेगा बेटा तो एड्रेस का मतलब तो यही होता है ना कि उस जगह पे अपन पहुंचाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को तो एड्रेस हैज टू बी कम्प्लीटली सेम 12 तक जो पढ़ा उससे अब वेरिएशन आएगा आपका पूरा नंबर मत लिखो बेटा अवॉइड करो तरुण तरीके से ही लिखो जैसे यहाँ लिख रहे ठीक अब आइए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या लिखा था आप लोगों ने सेम लिखा था अकाउंटिंग वर्ड को लिखा है क्या आप लोगों ने नो मैम बाकी सबको सेम है आप लोगों का ठीक है ऑब्जेक्टिव के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका समरी समरी में कितने पॉइंट्स लिखे आपने 4 पॉइंट्स कहाँ से लिखे नोट्स में जो थे तो 8 पॉइंट्स थे आपके समरी में 8 में से कोई से भी 4 लिख लिया आप लोगों ने ठीक है ये तो थी आपकी समरी का कॉन्सेप्ट फिर समरी के बाद जब अपन नेक्स्ट बात पे आ रहे हैं तो वो आ रहा है आपका एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस के केस में ईयर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे पहले राइट हैंड साइड का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हाँ सौम्य प्लेस में तो खाली सिटी का नाम आएगा तो सबसे पहले डेजिग्नेशन क्या लिखा है यहाँ पे आप लोगों ने किसी ने जूनियर तो नहीं लिखा यहाँ पे पक्का ठीक है सीनियर जर्नलिस्ट के बाद में डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आपको लिखवाए थे मैंने नहीं लिखवाए 3-4 फील्ड लिख लो जर्नलिज्म के कॉम्बिनेशन में भी काम आएंगे तो फील्ड्स लिखिए हेडिंग बनाइए फील्ड्स ऑफ जर्नलिज्म फील्ड्स ऑफ जर्नलिज्म फील्ड
फील्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, इसमें पॉइंट नंबर 1 बनाइए, लिखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए फील्ड सर्वे, फील्ड सर्वे। थर्ड लिखिए एंकरिंग, एंकरिंग, ANCHORING, एंकरिंग। पॉइंट नंबर 4 लिखिए रिपोर्टिंग, एंकरिंग के बाद में रिपोर्टिंग। एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट लिखिए इसमें न्यूज रीडिंग, न्यूज रीडिंग। ठीक है, तो अराउंड आपको 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखवा दिए। तो अब इनमें से आप कोई सा भी डिपार्टमेंट बना सकते हो अपना। इसके अलावा किसी ने कोई और डिपार्टमेंट बनाया तो वो बता दीजिए। क्राइम डिपार्टमेंट लिख सकते हो, व्हाट एल्स? पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, और बताइए? स्पोर्ट्स फील्ड भी लिख सकते हो, और सोशल भी लिख सकते हो। तो आप लोगों ने रिपोर्टिंग तो लिखवाई ही है मैंने, तरुण, वो तो सही होगा ना? तो जो मैंने लिखवाया वो भी यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप लोगों ने जो मेरे से डिस्कस करे वो भी करेक्ट है। तो अब वापस इसमें नेक्स्ट पे, उसके बाद कंपनी का नाम लिखा आप लोगों ने। कंपनी का नाम आप किसी फेमस कंपनी का भी लिख सकते हो, आज तक, NDTV, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप नॉर्मली ABC XYZ भी लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद में प्लेस, बांद्रा, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, जो भी आप लिखना। मूविंग अहेड टू द पॉइंट्स नाउ। पॉइंट्स कितने लिखे आप लोगों ने यहाँ पे? 4 पॉइंट्स लिखे। कहाँ से लिखे? कौन से वाले पॉइंट्स लिखे? एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में टोटल 6 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करे हैं। उन 6 में से कोई से भी 4 ऊपर लिखेंगे और रिमेनिंग 2 नीचे लिखेंगे। 4 का 3 नहीं करना, 2 का 1 नहीं करना, जितना बताओ उतना लिखना ही। इसमें और ज्यादा लिखे हुए हैं, आपको ऑलरेडी लिमिटेड ही लिखवा रहे हैं। फिर उसके बाद ईयर के साथ आपने यहाँ पर पोस्ट क्या लिखी है? जूनियर जर्नलिस्ट। जूनियर जर्नलिस्ट के नीचे डिपार्टमेंट आपका वही होगा जो आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में कंपनी का नाम अलग लिखा है ऊपर वाले से या सेम लिख दिया? सबने डिफरेंट लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका एड्रेस। एड्रेस के बाद कितने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे आप लोगों ने? 2 पॉइंट्स, वेरी गुड। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, एजुकेशन पे, राइट। तो एजुकेशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपने को सीक्वेंस पूरी फॉलो करनी होगी। ईयर डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ अभी ईयर के अलावा डिस्कस कर रहे हैं, ईयर लास्ट में करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन का पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने? MBA इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म भी लिख सकते हो, राइट। MBA इन जर्नलिज्म, MBA इन मास कम्युनिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो डिग्री लिखी उस डिग्री के जस्ट नीचे कॉलेज का नाम लिखा है, कॉलेज के नाम के जस्ट नीचे प्लेस लिखा है, नहीं लिखा होगा कुछ लोगों ने, वो ऐड कर लीजिए, राइट। तो इसको लिखने का जो सही तरीका चलेगा आपका वो ये रहेगा। नहीं बेटा, अपन तो एकदम 40 में से 40 नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं ना। MBA इन मास कम्युनिकेशन कहाँ से करोगे? MBA IIM से करोगे क्या? नीचे लिखो, 3 लाइन्स में ही चलाएंगे अपन, राइट। प्रेजेंटेशन परफेक्ट ही देंगे, लिखना तो उतना ही है, तो प्रेजेंटेशन पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। So this is how you have to write the education details. MBA के बाद में क्या किया आप लोगों ने? BBA BCom कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भी लिखो उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़कर लिखना, जिससे कि पता रहे कि अब MBA की डिटेल्स है, अब BCom की डिटेल्स है। ठीक, हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल कॉलेजेस या रियल कंपनीज के नाम ही लिखने हो। हाँ जी बेटा, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट? तो मैंने भी वही बता दी, तुमने कुछ अलग तरीके से बताया क्या? हाँ ठीक है। तो अब अपन ने ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए, फिर उसके बाद में बीकॉम की डिटेल सेम तरीके से लिखेंगे अपन। बीकॉम या बीबी जो भी आपने किया उसके बाद किसकी लिखोगे? 12 12 के नीचे कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम और फिर प्लेस, और फिर उसके बाद 12 के बाद क्या लिखा? 10। फिर डाउट किसी को? फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन आ रहे हैं यहाँ पे स्किल्स पे। स्किल्स में कितने पॉइंट्स लिखे आप लोगों ने? 4 पॉइंट्स लिखे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? वेल वर्स विद एमएस ऑफिस। पॉइंट नंबर 2, अपडेटेड वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ठीक है। 4 के 3 तो नहीं करे किसी ने? पर्सनल डिटेल्स, ईयर ऑफ बर्थ बता दो, डेट तो सबकी अलग हो सकती है। 95 पक्का? ठीक है। मैरिटल स्टेटस श्योर हो? ठीक है। लैंग्वेज नोन हिंदी इंग्लिश। एड्रेस आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ 74 कर दी, कर लो कोई दिक्कत नहीं, बूढ़ा होने का शौक है मुझे। अच्छा एड्रेस बता देते। तो एड्रेस आप लोगों ने वही लिखा होगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन में क्या लाइन लिखी है आप लोगों ने? सेम लाइन लिखी, तो सेम लाइन बोल दो यार। वेरी गुड। तो आपने सबने रिकॉर्डिंग में अनाउंस कर दिया है ये कि हम डिक्लेयर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो सही है, ठीक है। तो याद करवाना पर्पज था और कोई पर्पज नहीं है। डेट, डेट आप लोगों ने लेटेस्ट डेट लिखी दी होगी। प्लेस में सिटी का नाम, ब्रैकेट में किसका नाम? मिताली, मितांशु अकॉर्डिंगली, और सिग्नेचर, ठीक। तो किस किस का क्रोनोलॉजी फॉर्मेट एब्सोल्युटली करेक्ट है, और जिसके मिस्टेक्स हुई है वो समझ में आई है? कोई ऐसा बैठा है यहाँ पे जो गलत भी हुआ है और समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ? पक्का? ठीक। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज अपने को दो चीजें समझनी है। एक तो जो कल समरी और एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के पॉइंट्स लिखवाए थे उनको समझाना है, और दूसरा अपने को यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेट समझना है, ठीक। तो फंक्शनल फॉर्मेट अपन सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर वो समरी के पॉइंट्स आपको समझा देंगे। तो बुक्स खोल लीजिए आप लोग, बुक में लिखना स्टार्ट करिए। पेज नंबर ढूंढ के बताओ मुझे बेटा क्या है। क्रोनोलॉजी के जस्ट नीचे ही है। तो फंक्शनल फॉर्मेट दो सिचुएशंस में बनाया जाता है, और ये वाला जो रूल है ना आपका फंक्शनल फॉर्मेट का, ये सिर्फ इसी में क्या काम आता है, इसको ध्यान से सुन लो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। फंक्शनल फॉर्मेट की पहली सिचुएशन है कि आपके जॉब में अगर गैप आ रहा है, आपने 2018 से 2008 से 2018 तक जॉब करी, फिर 10 साल नौकरी करते करते आपको लगा यार ये बहुत होगी नौकरी, अपन अपना काम करेंगे। बीच में आपने डिसाइड किया कि यार एक आध साल अपना काम, अपना ही काम शुरू करते हैं। बीच में एक आध साल आपने गोलगप्पे बेचे, बढ़िया केटरिंग का काम शुरू किया, आपसे बढ़िया गोलगप्पे कोई नहीं बनाता था। बट 2 साल के बाद आपको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि यार नहीं, वो नौकरी बढ़िया थी, गोलगप्पे में बड़ी माथापच्ची है। गोलगप्पे के साथ और चाउमीन और चाट और ये भी बेचनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देन यू अगेन डिसाइडेड टू एनरोल योरसेल्फ इन अ कंपनी। आपने वापस से सोचा कि यार अपन कंपनी में वापस से एनरोल हो जाते हैं, राइट। तो बीच में आपका ये जो गोलगप्पे बेचने वाला पीरियड है 2 साल का, क्या आप चाहोगे क्या किसी को बताना? बताना चाहोगे ना? तो उस केस में अपन कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? फंक्शनल। दूसरी सिचुएशन, आप क्या हो? फ्रेशर। आपने बस अभी पढ़ाई खत्म करी और जॉब करनी स्टार्ट करी, सो यू आर फ्रेशर। उस केस में भी अपन कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? फंक्शनल। क्लियर? आई बात समझ में आप लोगों को?
तो फंक्शनल फॉर्मेट की हो सकता है कि आपको डिटेल डायरेक्टली नहीं दी जाए, आपको ये बोला जाए कि भाई आप इस कॉलेज से अभी पास आउट हुए हो और यू आर द फ्रेशर, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सूटेबल फॉर्मेट ड्राफ्ट करो। तो सूटेबल फॉर्मेट कौन सा होगा इस केस में? फंक्शनल। ठीक, तो या तो वो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भैया हमें तो क्रोनोलॉजी सुनना है या पढ़ना है, तो क्रोनोलॉजी बनाओगे। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे तब इन दो पॉइंट्स की ही इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी क्रोनोलॉजी और कॉम्बिनेशन की कोई इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं हो। जब क्रोनोलॉजी पढ़ाया था तो कोई सिचुएशन बताई भी नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब क्योंकि आप जॉब गैप की बात कर रहे हो, जॉब गैप नहीं दिखाना चाहोगे तो इसका मतलब सीक्वेंस नहीं बनाओगे, सीक्वेंस नहीं बनाओगे तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस नहीं लिखोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस नहीं लिखोगे तो समरी नहीं लिखोगे। तो बेसिकली इसमें ना तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस आएगा ना समरी आएगी। बहुत आसान रिज्यूम है और आने के चांसेस रहते हैं इसके ज़्यादा। मैंने क्रोनोलॉजी में ईयर नहीं टैली करवाया आप लोगों को, पर ईयर टैली कर लो क्रोनोलॉजी का। पहले बोला क्यों नहीं आप लोगों ने? मुझे सीक्वेंस बोलते बोलते याद आया कि उसमें रह गया, बोल दिया करो, ऐसे में तो बोलते हो इतना है। चलिए, सो डेट ऑफ बर्थ नीचे से टैली करना स्टार्ट करना। डेट ऑफ बर्थ क्या है आप लोगों की? 1995। फिर इसके बाद आपको बताया था 10th कब करोगे? 2010 में करोगे। एक दो साल ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। 2010 में आपने 10th पास करी तो 12th कब करोगे? 2012 में। फिर बीकॉम कब करोगे? 2015 में। एमबीए कब करोगे? 2017 में एमबीए हो जाएगा आपका। 2017 से जॉब करना स्टार्ट कर देना। जिस साल में एमबीए कंप्लीट हुआ उसी साल में जॉब करना शुरू करना है। तो पहली जो जॉब करोगे वो 2017 से 20 तक कर लो, 19 तक कर लो, जैसे भी चाहो। ठीक, और दूसरी जो जॉब है वो उसी साल शुरू कर देना जब पिछली खत्म हुई, 20 में खत्म हुई तो 20 से प्रेजेंट। बस ये है, आसान है ना अभी सीक्वेंस बिठाना। अब सीक्वेंस शुरू से लिखना शुरू करो फिर बिठाते रहो तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम। गॉट इट? और 95 को आइडियल डेट ऑफ बर्थ मान लो इस चैप्टर के लिए बस। चलिए, सो फंक्शनल फॉर्मेट अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो फंक्शनल फॉर्मेट सबसे पहले, अब इसकी सेंटर की डिटेल्स क्रोनोलॉजी से अलग जा रही हैं, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंटर में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेम। नेम के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे आप लोग? फोन नंबर। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? ईमेल। फिर उसके बाद में एड्रेस, और फिर डेट ऑफ बर्थ। जो क्रोनोलॉजी में लास्ट में लिखते थे वो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। ऐसे ही लिखना है सेम पैटर्न में। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ आपकी 95 ही रखना। हाँ, इसी ऑर्डर में यही पॉइंट्स के साथ में। अब आते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, करियर ऑब्जेक्टिव सेम लिख लो, सेम एज क्रोनोलॉजी। सेम एज क्रोनोलॉजी। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स में लिखिए आप लोग 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। तो टेक्निकल स्किल्स में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 पॉइंट्स जो आप कॉमन रखेंगे तो इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है तो सारी स्किल्स सब प्रोफेशन में काम नहीं आती। तो पहला तो अपन वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला सेम लिख लेंगे। एडोबी क्रिएटिव सूट पे जनरली सब में काम आ जाता है, ये लिख लेंगे। और थर्ड वो जो क्रोनोलॉजी में पढ़ा था ना, अपडेटेड वाला पॉइंट, अपडेटेड विथ लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, वो लिख देंगे। 3 पॉइंट सेम हो गए। फोन रख दो आप साइड में। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स में कितने पॉइंट्स लिखेंगे? 3 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स क्यों नहीं लिख रहे बेटा स्टार्टिंग के? तो बुक नहीं लाए तो फोन अलाउड है क्या बेटा? यहाँ पे देख तो लो, सुन तो लो।
अब बुक आप लोगों को कहा था अगर ICAI की नहीं है तो MCC की कैरी करो, बुक तो लाओ, टिक किस में करोगे, राइट। सो यहाँ पर अपन जब बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट्स आपको टेक्निकल स्किल्स में लिखने होंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, ये कॉमन है। इसके अलावा की जो टेक्निकल स्किल्स है वो भी आपके काम आ सकते हैं अगर इंजीनियरिंग का फॉर्मेट आया है तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन आ रहे हैं पर्सनल स्किल्स पे। पर्सनल स्किल्स पे आप लोग लिख लीजिए 4 पॉइंट्स, ये वाले जो दे रखे हैं इसमें सेम 4 पॉइंट्स। क्रोनोलॉजी वाले 2 तो अपन ने ऊपर काम में ले लिए ना, अपडेटेड वाला और MS ऑफिस वाला, ये 4 पॉइंट्स। तो आप अपनी स्किल्स बता रहे हो बेटा, स्किल सबसे पहले कौन सी बता रहे हो आप? आवाज ही नहीं आई है क्या? बिल्कुल है, और जो नहीं है वो डेवलप हो जाएंगी, राइट। तो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट कि आप बता रहे हो कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स तो शानदार जानदार है एकदम। पॉइंट नंबर 2, कैसे हो? हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। आप जो काम करते हो बहुत ही ऑर्गेनाइज होके और एफिशिएंटली काम करते हो, कोई भी मेस नहीं होता आपके काम में। ऐसा नहीं कि आधे पेपर उधर आधे पेपर उधर, बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में काम करते हो आप लोग, सब करते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एबिलिटी कैसी है? अकेले काम दिया जाए तो वो भी करके देते हो, और टीम बनाकर आपको साथ में मिलकर काम करने को बोला जाए तो वो भी कर लेते हो आप लोग। दोनों एबिलिटीज हैं आपके पास, वन मैन आर्मी भी हो आप लोग अपने आप में, और सबको साथ में लेकर सबका भला भी कर सकते हो आप। और लास्ट क्या बता रहे हो? तो लीडरशिप स्किल्स तो समय समय पे प्रूव करी है आप लोगों ने अपनी, राइट। समय समय पे प्रूव करी है, और जब जरूरत पड़ी तब तब नेताजी बन चुके हो आप लोग। और एबिलिटी टू मोटिवेट तो कूट कूट के भरे, सामने वाला मिलना चाहिए, फिर तो मोटिवेशन का लेवल ही अलग है, राइट। तो हैव यू गॉट इट? पर्सनल स्किल्स समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? नो मैम? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, एजुकेशन। एजुकेशन के आगे लिखिए आप लोग लेटेस्ट डिटेल्स ओनली, लेटेस्ट डिटेल्स ओनली। तो जैसे अपन क्रोनोलॉजी में पूरी सीक्वेंसिंग कर रहे थे ना, वो इसमें जरूरत नहीं है। जब आपने CA कर लिया तो आपके 10th-12th में कितने मार्क्स है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन की डिटेल्स ही हैं जो फंक्शनल फॉर्मेट में आपको लिखनी है। सबसे पहले बीटेक के आगे लिख लीजिए आप लोग डिग्री। डिग्री के ब्रैकेट में ईयर लिखोगे, लेकिन CA के केस में ईयर मत लिखना कि कब शुरू किया और कब खत्म किया, पता है आप लोगों को, राइट। तो बाकी सब में तो डिग्री लिख सकते हो, CA के केस में अवॉइड कर देना, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखोगे? नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट की कहाँ से किया, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, राइट। या इसको ऐसा कर दो, नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर दो, इसको सब आ जाएगा, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी सब आ जाएगा। तो CA के केस में क्या लिखोगे? ICAI, मित्तल कॉमर्स क्लासेस तो नहीं लिखोगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद में क्या लिखोगे? प्लेस की वो कहाँ पर सिचुएटेड। तो नेम ऑफ डिग्री, डिग्री के बाद कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम, और उसके बाद में आपका प्लेस, ठीक। बस इतनी सी एजुकेशनल डिटेल्स। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा पॉइंट है कि आप चाहो तो सेम रहने दे सकते हो, चाहो तो बदल सकते हो।
तो अगर आप लिखना चाहो भाई CAVA के केस में ऑल इंडिया रैंक आई थी हमारी इंटर में फाइनल में, ऑल इंडिया रैंक 1 इंटर, ऑल इंडिया रैंक 1 फाइनल, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इसके अलावा कोई डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए, कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी, किसी वर्कशॉप के लीडर बने, ये सब लिख सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैम दिमाग नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, सब संभाल के रखते हैं दिमाग को, तो उस केस में ये सेम रहने दे सकते हो आप। ठीक, आप बताना चाहते हो कि आप कंप्यूटर स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हो, इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, राइट। और दूसरा आप बता रहे हो कि MJ स्टूडेंट मैगजीन के आप लेआउट आर्टिस्ट हो, तो लेआउट आर्टिस्ट मतलब ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स है कि आप मतलब मैगजीन की ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग वगैरह भी देख लेते हो। आप किसी भी फील्ड के हो, आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज तो हो ही सकती है ना, क्रिएटिव स्किल्स तो हो ही सकती है, तो आप ये सेम लिख कर आ सकते हो। ब्रैकेट में जो आप ईयर लिखोगे वो ईयर आपका एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब करते करते 5 साल हो गए फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पे, तो जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो ना, कॉलेज का जो टाइम चल रहा है आपका, उस टाइम का कोई सा भी ईयर लिख दो। नहीं, अपन कॉलेज का ही लिखेंगे, जिस टाइम पे आपकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है उस टाइम पे आप ईयर लिखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो मैम आपने तो ये कहा था कि इसमें एक्सपीरियंस आता ही नहीं है, राइट, तो ये क्या चीज आ गई फिर, क्या है ये प्री? ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, सही बोला आपने। सो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तो प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज बेसिकली योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। कई बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो ट्रेनिंग में सीधे बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, राइट, नहीं बनना बेटा, ठीक। आपको हमेशा ट्रेनिंग में क्या बनना है, इंटर्न, CA इंटर्न, MBA इंटर्न, फाइनेंस इंटर्न, राइट। तो हमेशा आपकी जो पोस्ट होगी वो इंटर्न की होगी, और उसके आगे आप लिखेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद आपका नेम ऑफ कंपनी आएगा, नेम ऑफ कंपनी के आगे आप प्लेस भी लिखोगे, जैसे इन्होंने लिख रखा है मैंगलोर कर्नाटका, ठीक। और कब से कब तक आपने ट्रेनिंग करी उसका आएगा आपका, आपकी ट्रेनिंग कब से कब तक चली। लिखा आप लोगों ने सबने, जल्दी लिखो, सबने लिख लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा ना बेटा, इस पॉइंट के आगे लिख लीजिए 1 point of employment experience, 1 point of employment experience as given in notes, given in notes, 1 point of employment experience as given in notes. इंटर्न डिपार्टमेंट, नीचे कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करी, हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका रेफरेंस सेम लिख दो, विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, तो सामने वाले चाहेंगे तो आप रेफरेंस दे दोगे उनको, और डिक्लेरेशन की लाइन सेम, डेट प्लेस वैसे ही सेम, और बाकी ब्रैकेट में नाम सेम, सब कुछ सेम जैसे पहले पढ़ा था, बिल्कुल वही चीजें, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शनल फॉर्मेट। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में क्या लिखोगे, नेम, नेम के बाद में फोन नंबर, के बाद में ईमेल आईडी, फिर एड्रेस के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, करियर ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑब्जेक्टिव लिखोगे, क्रोनोलॉजी वाला सेम लिख दोगे, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, जो एक बार याद करा दिया तीनों में फिट कर देंगे अपन, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, टेक्निकल स्किल्स,
कितने पॉइंट्स लिखोगे? 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट एडोबी क्रिएटिव सूट। एंड थर्ड पॉइंट अपडेटेड वाला पॉइंट सेम लिख दोगे, थर्ड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे? पर्सनल स्किल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ठीक है। पॉइंट कौन सा? पर्सनल स्किल्स में, पर्सनल स्किल्स का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वेल वर्स्ट, तो तुमने तो अपडेटेड वाला पॉइंट बोल दिया। किसने बताया था? पर्सनल स्किल्स में बताया था अपडेटेड वाला पॉइंट। कहाँ दिमाग है, कहाँ सुन रही हो? हाँ, तो टेक्निकल स्किल्स में कितने पॉइंट्स बताए थे बेटा? टेक्निकल में कितने बताए थे? 3। कौन से? हाँ, और तीसरा? पीछे वाले हेल्प ना करें प्लीज। तीसरा कौन सा था? अपडेटेड। फिर अपडेटेड पर्सनल में भी लिख देंगे अपन? नहीं, फिर क्लास में ध्यान नहीं था, इधर उधर डाइवर्ट हो गए। और ये जो पीछे, यस बॉयज, बिल्कुल गलत बात है, कमेंट बाजी नहीं, ये जो कमेंट बाजी होती है ना, ये बिल्कुल गलत है। पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड इज, थर्ड इज, वाह वाह, और फोर्थ पॉइंट? कोई अपनी स्किल्स भी इतनी दुखी दुखी होके बता सकता है, प्रूवन लीडरशिप स्किल्स। ओके, एजुकेशन में कौन सी डिटेल्स लिखोगे? पूरी सीक्वेंस नहीं बनाएंगे क्या? ठीक है, तो लेटेस्ट डिटेल में सबसे पहले क्या लिखोगे? डिग्री। डिग्री के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सीए के केस में नो ईयर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिटेल्स। फिर उसके बाद में प्लेस। प्लेस एक ब्रीफ एड्रेस के साथ लिखना, सीधे ऐसे नहीं कर्नाटका। आप कर्नाटका में ढूंढते तो हमारा कॉलेज कहाँ मिलेगा आपको, राइट? सो ब्रीफ एड्रेस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अचीवमेंट्स। अचीवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने पॉइंट्स? अगर समझ नहीं आए तो ये सेम लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ईयर। ईयर कौन सी ड्यूरेशन का? कॉलेज टाइम का, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस है बेटा? ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहले पोस्ट क्या रखोगे इसमें? यार डायरेक्टर तो बनो। नहीं बनोगे डायरेक्टर? क्यों नहीं बनोगे? क्यों नहीं बनोगे? इंटर्नशिप है, राइट? ट्रेनिंग में डायरेक्टर नहीं बन सकते, राइट? अभी तो सीख रहे हो, सिखाओगे कैसे? फिर उसके बाद डैश करके क्या लिखोगे? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद में नेक्स्ट लाइन नेम ऑफ दी कंपनी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कौन सा ईयर है ये? ट्रेनिंग ईयर। तो ट्रेनिंग पढ़ाई के बाद ही करना, पहले मत करना कि पढ़ाई तो शुरू हुई नहीं, ट्रेनिंग हमारी हो गई है पहले ही। फिर उसके बाद कितने पॉइंट्स लिखोगे इसमें? 1 पॉइंट। कहाँ से निकालोगे? एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रेफरेंस में क्या लिखोगे? सेम नहीं, क्या लिखोगे? विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन में सेम लाइन, आगे का लिख लोगे। आ गया फंक्शनल समझ में? कोई डाउट? मार्क्स पूरे? बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा करेंगे अपन, अब अपन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस और समरी के जो पॉइंट्स कल लिखवाए थे, लेकिन वो क्या है, वो तो 5-7 मिनट में समझा देंगे, क्लास तो 15-20 मिनट की बची है। और अगर मैंने नया रिज्यूम पढ़ाया तो फिर उसका होमवर्क नहीं कर पाओगे, तभी फंक्शनल बना लो। फिर ऐसा करो, मेक द फंक्शनल फॉर्मेट। तो क्या आधा मिनट 35 मिनट्स हुए क्लास में खाली? नहीं, ऐसे ओवर, मेरे को अथॉरिटी नहीं है ओवर करने की। नहीं, मेरे को अथॉरिटी नहीं ज़्यादा बढ़ाने की भी। राइट, चलो करो।
फंक्शनल फॉर्मेट. तो व्हाट इज सो स्पेशल टुडे? ऐसे 15 मिनट पहले क्लास थोड़ा छोड़ सकते हैं? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? 15 मिनट आप लोग बातें करोगे और मैं आपको तोड़ूंगी बैठ के. सो इट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल. नहीं नहीं. तो फंक्शनल फॉर्मेट बना लो, 10 मिनट में बन जाएगा, घर का काम बच जाएगा. और क्या चाहिए? घर पे बना के लेके आओगे वरना फैले हो एकदम रायते के जैसे. तो चलो एम्प्लॉयमेंट और समरी के पॉइंट्स तो निकालो, वो तो समझा देते हैं. यस मैम. बैठ के भजन सुनने, बस प्रवचन सुना दो मैम, काम नहीं करना. अभी लिखवा देना मेरे क्वेश्चन. पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए. फंक्शनल फॉर्मेट जो अभी घर से बना के लेने की बात है, जब घर से नहीं बनाया कल तो फिर क्लास में आना ही मत. 1 घंटा पहले चले जाना आराम से, है ना. इससे बढ़िया क्या है? आज क्लास में बनाना नहीं पड़े, कल बनाया नहीं तो क्लास अटेंड नहीं करना पड़े. लाइफ इज गुड. तो सीए नहीं बन पाएंगे, बाकी सब तो हो जाएगा उसके. चलो लिखो. यू आर मिताली मितांशु. आज अलग नाम लिखे. सरनेम बना दो यार. लास्ट में जो ब्रैकेट में नाम लिखते हो उसमें सरनेम लिखना चाहिए. तो क्या बनोगे? अच्छा, यू आर जय और जया. बन जाओ जय और जया. ये तुम्हारे 12th में होता है सुमत सुमिति. तो यू आर जय और जया. सुमिति भी है क्या? So you are resident of. You are. हाँ, और क्या? तो इतनी देर से क्या चल रहा था ऐसे? You are जय और जया. You are resident of. You are resident of 174 मालवीय नगर. You are resident of 174 मालवीय नगर, मुंबई महाराष्ट्र. मुंबई महाराष्ट्र. You are just graduated. You are just. You have just completed. ऐसे करो. You have just completed your CA. You have just completed your CA. Draft a suitable format. Draft a suitable format in this regard. Draft a suitable format in this regard. कौन सा फॉर्मेट बनाओगे? वो तो इसलिए बनाओगे ना क्योंकि आज फंक्शनल पढ़ा है, या और कोई रीजन भी है? फ्रेशर हो. यस, तो यही सुनना था कि फ्रेशर हो इसलिए फंक्शनल बना रहे हो. ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन. अब निकालो समरी और एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के पॉइंट्स. समरी और एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस. अपनी क्लास कब से स्टार्ट हुई थी? डेट 27. डेट भी याद एकदम एग्जैक्टली. 27 जुलाई. 26. एक महीना हो गया अपने को पढ़ते पढ़ते. आप लोगों को रिपोर्टिंग कब से पढ़ाई थी? 28 से. तो भी ऑलमोस्ट एक महीना तो हो गया. हाँ, सारी क्लास लिए तुमने, एक भी बंक नहीं करी? ऐसा तो नहीं लगता बेटा. पक्का? वो तो क्या छुट्टी अब टाइम पे लेनी थी, बट अब तो शायद ही होगी कोई छुट्टी. हाँ, आप गिर पड़ जाए, बीमार हो जाए तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज कोई वो तो नहीं है, कंटिजेंसी तो नहीं है. समरी के पॉइंट्स को समझ लो फिर चले जाना. ठीक है,
तो समरी के पॉइंट्स निकालिए आप लोग सब। हाँ, सिर्फ सुनना ही है बैठ के। ऑलराइट सर, ये समरी में जो आपको हेडिंग्स लिखवा रखी है, अगर कॉपी बंद कर दोगे तो देखोगे कहाँ से? सब बैग वैग बांध बूंद ली। तो समरी में आपको 2 हेडिंग्स बनवाई थी, एक बनाई थी समरी ऑफ क्वालिफिकेशन की और एक बनाई थी आपकी ओवरव्यू ऑफ स्किल्स की। तो ये जो पॉइंट्स बनाए थे ये आपके कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में काम आएंगे, लेकिन आपको एक साथ ही सारे लिखवा दिए, फिर उस टाइम पे अलग से लिखवाने नहीं पड़ेंगे। आपको भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन 8 पॉइंट्स को समरी का पॉइंट मानना था और कोई से भी 4 लिखने, राइट। समरी इज बेसिकली द शॉर्टन वर्जन ऑफ योर रिज्यूम, राइट। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में लिख रखा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो क्लाइंट, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी कि क्लाइंट से जब भी बात करनी होती है आपको ही भेजा जाता है कि आप जैसे ही कम्युनिकेट करोगे सामने वाला 100% कन्विंस हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझने की स्किल। बोलना भी अच्छा जानते हो, समझना तो और बेहतर जानते हो। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, राइट। अभी और आएंगी तारीफ, एक साथ कर देना, थैंक यू। तो सेकंड पॉइंट इज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में आप हो ना, उस प्रोफेशन की नॉलेज आपको, उस प्रोफेशन के कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज है आपको। मतलब अगर सीए आप हो ना, तो आपसे बढ़िया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीए की और किसी को नहीं है, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स की कैसी नॉलेज है आप लोगों को? इन डेप्थ। अब बेटा सिर्फ नॉलेज नहीं है आप लोगों को, नॉलेज के साथ साथ आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी बहुत बेहतर जानते हो। तो टैक्स वैक्स बचाना हो किसी का, किसी के टैक्स में गोलमाल करना हो, खुद का हिसाब बढ़िया बनाना हो, ऑडिटिंग वगैरह सेट करनी हो, तो ये सारे ऐसे काम हैं जो अप्लाई करना आप इतना बढ़िया जानते हो इन अ पॉजिटिव नोट कि क्लाइंट आपके काम से सुपर इम्प्रेस रहता है। थर्ड पॉइंट ये लिखा है आपने, एक्सेप्शनली गुड एट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन वेरीड मैनर। वेरीड का मतलब होता है अलग अलग। तो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको अलग अलग तरीकों से अप्लाई करना जानते हो। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट इसको ऐसे अप्लाई कर लो। क्रिएटिविटी ऐसे कूट कूट के भरी हुई है आप लोगों के अंदर में, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, have a training experience along with the competency conduct of various research programs। तो आप लोगों ने अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी ले रखा है। कॉम्पिटेंसी कंडक्ट बहुत सॉलिड है, मतलब केपेबल हो, रिसर्च प्रोग्राम्स आपने अटेंड करे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। सेकंड, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज। थर्ड पॉइंट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना जानते हो और रिसर्च प्रोग्राम अटेंड करें आप लोग, ठीक है। मुश्किल नहीं है इनको लर्न करना, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओवरव्यू का जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका more than 5 years of experience in both practical and managerial aspect of the job। तो 5 years जो पॉइंट लिखवा है उसको अंडरलाइन कर रखा है आप लोगों ने। अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि आपके जॉब के हिसाब से आप टाइम फ्लक्चुएट कर सकते हो। अगर 3 साल का है तो 3 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी आप करना। तो आप ये कह रहे हो कि आपको इतने साल का प्रैक्टिकल और मैनेजरियल एस्पेक्ट में इतने साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि आपने कंपनी के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर कर रखा है। तो फैसेट्स का मतलब होता है एरियाज, राइट। तो आपने कंपनी के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर कर रखा है। ऐसा नहीं कि आप सीए हो तो सिर्फ सीए की नॉलेज रखते हो। आप अगर सीए हो ना, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मार्केटिंग की है,
फाइनेंस की तो 100% है। आपको पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाना ये सब भी थोड़ा बहुत आता है, तो कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है। यू आर सच टैलेंटेड, बेटा गर्दन में लचक आ जाएगी। और नंबर जितना खुद नहीं हिल रहा, पूरी गर्दन हिल रही है। possess flawless understanding of fundamental concepts। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की कैसी अंडरस्टैंडिंग है बेटा आप लोगों को? flawless मतलब बहुत जबरदस्त नहीं, बिना गलती के समझ जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट जो पहले आते हैं वो तो आते ही है, नए कॉन्सेप्ट भी अगर कोई सिखाए तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया और ये आपको समझ में आ गया, मतलब थोड़े से हिंट की जरूरत है, बाकी तो दिमाग अपना एकदम 2x की स्पीड से चलता है। और लास्ट है कि जो रिसर्च प्रोग्राम आपने ऊपर वाले पॉइंट में रिसर्च प्रोग्राम्स अटेंड करे थे ना, अब वो रिसर्च प्रोग्राम आप खुद ही करवा लेते हो। तो आप अलग अलग टेक्निक्स यूज करके रिसर्च करवाते रहते हो, क्योंकि आप लोगों को तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पसंद था ना, पढ़ा था अपन ने, तो यू बिलीव इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये थे आपके समरी के पॉइंट्स। इन 8 पॉइंट्स को पढ़ के ऐसा लगा कि ये किसी एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? कॉमन है ना, सब में फिट कर सकते हो। अब ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस पे आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो आप लोग ये बता रहे हो कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिव डीलिंग करते हो आप। क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है ना, कोई डिफिकल्ट सा क्लाइंट आता है, आपको भेजा जाता है, आपके अलावा कोई है ही नहीं जो डील कर सके। तो डीलिंग विद क्लाइंट्स effectively to understand their needs and requirements। पॉइंट नंबर 2 कि आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहे, एम्प्लॉय अपना भला नहीं देखते हो, सबका भला देखते हो, तो एम्प्लॉयज के बीच में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहे, इसके लिए आप पीरियोडिक एक्टिविटीज करवाते रहते हो, राइट? घुमाने फिराने ले जाते हो, गेट टुगेदर कर देते हो, सीनियर मैनेजमेंट के साथ रोज का उठना बैठना, रेगुलर मीटिंग्स सीनियर मैनेजमेंट के साथ आप करते रहते हो, चाहे जूनियर ही हो लेकिन इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि सीनियर मैनेजमेंट के साथ रोज का उठना बैठना आप लोगों का है। रेगुलर मीटिंग्स करी है आपने पिछली कंपनी में। और बेटा कंपनी अगर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फंस जाती है ना, तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए किसको बुलाती है, राइट? तो एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर देते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आपकी खुद की स्किल्स, खुद की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है, तो आप स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हो क्या? व्हाई नॉट, कभी भी करवा लो मैम, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट, वर्क एज कोर टीम मेंबर। जिस भी टीम में काम करते हो उस टीम का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हो। तो ये आपके तारीफ में कुछ अच्छे शब्द थे, याद कर लेना, फंक्शनल कल बना के लेके आना, ठीक है? डाउट तो यहाँ तो किसी को नहीं होगा। इधर कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? So any doubt to any online student? पूरा लिखना होता है एड्रेस बेटा, खाली मैंगलोर कर्नाटका से काम नहीं चलेगा। Alright, any other doubt? No doubt, all clear, all set? Thank you then. हाँ जी बेटा, क्रोनोलॉजिकल में भी, यस।